देखिए अब देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख की गिवन है। सेल्स पता नहीं कितने की है। अब सेल्स नहीं पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है तो जीपी नहीं पता चल सकता। रेंट 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में नहीं पता। कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2 लाख गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है, ए फेसिंग फिगर है, अपने को ये भी नहीं पता है। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पहले भी नहीं पता, मिसलेनियस इनकम भी नहीं पता है। लेकिन अपने को एक आइडिया दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 60 लैक्स। बेटा P&L के क्रेडिट का टोटल 60 लाख है तो डेबिट का टोटल भी कितना होगा 60 लाख। कमीशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%. सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स। ए से लेकर एफ तक आपको क्या करना है बेटा, फिगर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए क्वेश्चन की बिगनिंग कहां से होगी, अपने को कमीशन कितना परसेंट दिया हुआ है 10%। चलिए बेटा अगर कमीशन जो है वो 10% है और वो है कितने रुपए का 2 लाख रुपए का, तो कहना ही से कि 2 लाख जो है वो 20 लाख का 10% रहा होगा। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% 2 लाख है, तो जो 2 लाख है वो 10% और 2 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वुड हैव बीन 20 लाख ना। करें शुरू, यहां से रास्ता मिल जाएगा हमारे को। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, इसमें सबसे पहले कमीशन। पहले पॉइंट नंबर ए लिखें। ए अपने को क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। देखिए ए किसके आगे लिखा है बोली ना, क्वेश्चन में ए जो है वो नेट प्रॉफिट के आगे लिखा हुआ है ना, तो अपन को सबसे पहले मिसिंग फिगर निकालना है ए, वो है नेट प्रॉफिट। इसमें लिखो इफ कमीशन of rupees 2 lakh is 10% on the net profit before commission, then the net profit before commission will be 2 लाख जो है वो 10% के बराबर है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 आप करें, क्या हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख आ जाएगा। अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख है, उसमें से आप क्या दे दोगे बेटे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। लिखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस 2 लाख, ये कितना हो जाएगा 18 लाख, 18 लाख। तो योर फर्स्ट मिसिंग फिगर ए इज नाउ आइडेंटिफाइड एज रुपीज 18 लाख। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन में 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन की बजाय लिखा होता आफ्टर कमीशन, तो नहीं, तो अपन 2 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 कर रहे होते या मल्टीप्लाई 110 कर रहे होते। भाई अपन लोग प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन भी रिवर्स कैसे हो जाएगा भाई, 2 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा ना। क्लियर है, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। लिख लिया बेटा। ए के बाद में क्या कंप्यूट करना है, बी। बताइए बी किसके आगे लिखा है, आपने ये नोट कर लिया है। देखो बी
सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें लिखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस किधर की तरफ लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा हुआ है क्या? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का टोटल कितना है? 60। तो बताओ डेबिट का टोटल कितना होगा? लिखो क्रेडिट साइड टोटल of P&L account is equals to 60 lakh. So debit side total of P&L account will be 60 lakh. ये बात समझ में आ गई? अब ये लाइन इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के आइटम को देखूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के आइटम का जो टोटल है 60 लाख वो किन चीजों से मिलकर बना है? रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन और नेट प्रॉफिट। अब इस 60 लाख में से आपको 26 लाख, 13 लाख, 2 लाख और 18 लाख पता चल गया है ना? लेकिन selling expenses is equals to 60 lakh minus 26 lakh plus 13 lakhs प्लस कमीशन कितने रुपए का और नेट प्रॉफिट कितने रुपए का? 18 लाख। ये टोटल 59 लाख है तो 60 लाख में से 59 गया तो कितना बचा? आ गई आपको बात समझ? बेटा अपन ने सबसे पहले क्या दिमाग लगाया कि क्रेडिट का टोटल अगर क्या है 60 लाख तो P&L के डेबिट का टोटल भी कितना होगा? 60 लाख। और P&L अकाउंट का डेबिट जो है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। सेलिंग एक्सपेंसेस तो है ही, साथ ही साथ रेंट हो गया, ऑफिस हो गया, कमीशन हो गया और रेंट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो आपके रेंट या एक्सपेंसेस और आपका कमीशन और नेट प्रॉफिट मिलाकर टोटल अगर 59 लाख है जबकि सेलिंग एक्सपेंसेस उसको मिलाकर टोटल 60 लाख होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली बात है बैलेंसिंग फिगर 1 लाख का सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा बेटा। ए और बी के बाद नेक्स्ट मिसिंग फिगर विल बी सी। सी बताइए किसके आगे लिखा हुआ है? सेल्स। लिखिए सी सेल्स। क्या आपने को ये बोला है साफ साफ कि सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स? यानी जी 1 लाख है वो किसी वैल्यू का कितना परसेंट है? 1%। तो वो वैल्यू 100% रही होगी। लिखो इफ selling expenses are 1% of total sales, then total sales will be 1 lakh divided by 1 multiply by 100. This is rupees 1 crore. Okay, 1 crore rupees will be the value of sales. Any doubt? बेटा सी के बाद क्या आएगा? डी। बोलिए डी कहाँ लिखा है? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो डी के आगे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ओके, सेल्स का वैल्यू कितना है बेटा? 1 करोड़ और सीओजीएस अपने को ऑलरेडी 45 लाख गिवन है क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 55 लाख।
अभी डी के बाद अपने को क्या चाहिएगा, ई। ई किसके आगे लिखा है, मिसलेनियस इनकम के आगे लिखा है ना, ई। मिसलेनियस इनकम। बेटा इनकम साइड ऑफ पीएनएल इस टोटल 60 लाख ना, तो 60 लाख दो चीजों से मिलकर बना है। देखो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 55 लाख का, तो बाकी का 5 लाख ही रहा होगा। करेक्ट। देखो, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस miscellaneous income. तो miscellaneous income will be 60 lakhs minus gross profit 55 lakh. Is it 5 lakh rupee? Yes sir. ये आपका टोटल आ गया बेटा 5 लाख। सिर्फ एक चीज अपने को निकालनी पड़ी, वो थी कमीशन से नेट प्रॉफिट। वो बचपन में आपने कोई गेम खेला ऐसा एक, अगर आप में से किसी ने खेला हो तो आपको जरूर याद आएगा। आया शुरू में जब बनाते हैं तो कभी यहाँ बनाते, फिर यहाँ बनाते, फिर इधर बनाते, फिर उधर बनाते, फिर जब बहुत सारे डॉट्स आपस में मिल चुके होते तो फिर अगले 5 मिनट तक अपना नंबर नहीं आता, दूसरे वाले का नंबर आता है। याद है आपको? वो यहाँ से बन चुका होता है, फिर वो ये बनाता है, फिर ऐसा बनाता है, बनाते जाता है। कुछ है, किसने खेला है वाला गेम? सारे ही खेले हुए। तो ये गेम कहाँ से शुरू हुआ भाई? एक बार आपको कोई रास्ता मिल जाए तो पूरा हो सकता है ना। आपको सबसे पहला रास्ता कौन सा मिला था? कमीशन से। सबसे पहला रास्ता किससे मिला था? कमीशन। कमीशन से आप क्या निकाल लिए? नेट प्रॉफिट। फिर अपने को सारी की सारी कैलकुलेशंस इजीली मिलती चली गई। अब जैसे ये, इसके बारे में तो क्या बोले, तो बहुत ही आसान था, 60 लाख रुपए गिवन है। अच्छा, मैं ऐसे इतना बोल क्यों रहा हूँ? 2020 में जब एग्जाम सीए का पोस्टपोन हुआ था, पोस्टपोन होने के बाद में जो पेपर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया था। Would you believe? 10 मार्क्स। इजी क्वेश्चन था ना एकदम। उसके बाद पूछा नहीं गया। इफ यू आर लकी तो क्या पता आपकी पूछ ले। चलो, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ई के बाद अपने को क्या पता करना है? एफ। अच्छा, एफ देखिए कहाँ लिखा हुआ है? एफ दो जगह दिखाई दे रहा होगा। हाँ, नहीं दिखाई कहाँ दे रहा है? वो दो जगह दिख रहा है ना। एक तो कहाँ? ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल और एक ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल। तो लिखो एफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए पहले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कितना है? 45 और जीपी कितना है? 55। क्या ये टोटल एक करोड़ का हो गया? और अगर अपन लोग क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड सेल्स जो कितने रुपए की है? 1 करोड़। दिस इज योर आंसर। 10 मार्क्स पक्के हो गए। जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे उनमें कोई डाउट पूछना है? कर तो लिया आप लोगों ने? चलिए, नया यूनिट शुरू कर दें इसका। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एकदम फ्रेश पेज पे आइए, लिखिए फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। फाइनल अकाउंट्स ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। जब ये चैप्टर की बिगनिंग की थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन जो है वो काम में ले सकते हो। आप वॉचेस पहन रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन काम में ले रहे हैं, आपके घर में कोई टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, आप कोई कार या बाइक ड्राइव करते हैं, तो वो अलग अलग कंपनीज ने बनाई हुई है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है। लेकिन क्या आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करते हैं या डीलर से परचेस करते हैं? डीलर कौन होता है? जो खरीदता है और बेचता है, दैट उसे ट्रेडर का नाम दिया जाता है। तो एक ट्रेडर को तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाना होता है ताकि वो जीपी और नेट प्रॉफिट निकाल सके, बैलेंस शीट तो बनानी होती है। बट एक जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, उनका प्रोडक्शन करना, और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो उसको बेचने का काम करता है। एक बात बताइए, आपने जितने रुपए में गुड्स खरीदी है, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो क्या आप उसकी सही सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे क्या? तो एक मैन्युफैक्चरर की बिहाफ पे सोचिए, उसने जो चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया है उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको नहीं पता होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसे नहीं पता होगा, क्या वो सही प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके गुड्स को फर्दर सेल ऑफ कर पाएगा क्या? इसलिए एक मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। लिखना शुरू करें, मीनिंग लिखिएगा सबसे पहले। मीनिंग में अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी, अ मैन्युफैक्चरिंग business entity is that entity, a manufacturing entity is that entity which purchases the raw material, which purchases the raw material, which purchases the raw material, converts into work in progress, work in progress, and then into finished goods, and then into finished goods, full stop। आपने अपने घर के लिए एक सोफा बनाना था, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप कारपेंटर को घर पे बुलाएं, उसको जो भी मटेरियल चाहिए वो आप प्रोवाइड करवा दें, वो आपके घर पे ही बना देगा, या फिर आप किसी शोरूम से खरीद के लेकर आ जाए बना बनाया। तो बना बनाया आप खरीद रहे हैं, जो आपको बेच रहा है उसने या तो खरीद कर बेचने का काम कर रखा है या उसके फैक्ट्री में वो फर्नीचर बनता है। आप एक ऐसे शोरूम पे जाते हैं जहां पर इंपोर्टेड फर्नीचर आपको दिख रहे हैं, तो उसकी कोई फैक्ट्री नहीं होगी। अगर आपको कोई सोफे की डिजाइन पसंद आ रही है, आप उसको अपना ऑर्डर नंबर लिखवा दें, वो बनवा कर आपको डिलीवर कर देगा। या फिर आप किसी शोरूम पे जाइए, आप देखते होंगे कि वहां पर कुछ आधे अधूरे सोफे वगैरह भी पड़े हैं, यानी कि वो बनवाकर नहीं बेच रहा है, वो खुद बनाकर बेच रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जो ईमानदारी है उसको दिखाने के लिए कि देखो साहब, हमारी फैक्ट्री में केवल आप ही नहीं हो, हजारों लोगों का हमारे यहाँ माल बनता है, चलो आपको फैक्ट्री में लेके जाता हूँ। आप लिटरली उस फैक्ट्री में जाके देखते हैं तो बहुत सारी लकड़ियां पड़ी रहती है, फेविकोल पड़ा रहता है, कीले पड़ी रहती है, प्लाईवुड पड़ा रहता है, कलर पड़ा रहता है, कुछ जो गद्दे होते हैं सोफा के वो अलग अलग पड़े रहते हैं, और कुछ शो पीसेस एकदम बढ़िया बन चुके होते हैं, कुछ आधे अधूरे होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। तो वो एंटिटी बनाकर बेचने का काम कर रही है या खरीद कर बेचने का काम कर रही है? बनाकर। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और अ ट्रेडिंग एंटिटी। बात समझ में आ गई? एक लाइन छोड़कर लिखें। In the name of final accounts, in the name of final accounts of these entities, following are prepared. Following are
prepared. Following are prepared. Number 1, manufacturing account. Manufacturing account. Number 2, trading account. Trading account. Number 3, profit and loss account. And finally fourth, बैलेंस शीट. तो आपको सिमिलैरिटी क्या दिख रही है बेटा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. डिफरेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. सर व्हाई दे आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L? अरे वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही बैठेंगे क्या उसके ऊपर? बेचेंगे ना, तो उनका काम भी ट्रेड करने का होगा ना. बस फर्क इतना ऐसा है, खरीद कर बेचने की बजाय बनाकर बेच रहे हैं. उनकी भी तो फैक्ट्री का, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो क्या बनाएंगे? P&L बनाएंगे. उनकी भी एसेट और लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? दे विल ऑल्सो प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट. ओके. अब एक काम कीजिए, जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसे एज इट इज कॉपी करना, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे. लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखना. स्टेटमेंट ऑफ calculation of cost of production. Statement of calculation of cost of production oblique manufacturing cost. स्टेटमेंट का नाम दोबारा बोल रहा हूं. स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, opening stock of raw material and purchases of raw material less closing stock of raw material. The answer we get is called raw material consumed. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल करने पर जो फिगर अपने को फाइंड आउट होता है, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. एड डायरेक्ट वेजेस and direct expenses. The value we get is called prime cost. रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने पर जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई होती है, दैट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट. एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑब्लिक
इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिया जाए या फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला जाए, क्या दोनों में डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस? ये वही डिफरेंस है जो याद हो मैंने पूछा था, डेप्रीशिएशन और मशीनरी कहाँ जाएगा। तो आप लोग आज के बाद आपसे कोई पूछे कि डेप्रीशिएशन मशीनरी कहाँ जाएगा तो आपका आंसर नहीं आना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए। आप कौन सी एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं? मैंने कहा मतलब, बोले बताओ कौन सी एंटिटी है, मैंने कहा जी नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो बोलेंगे P&L में जाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो आप बोलेंगे मशीन उसके प्रोडक्शन के काम आ रही है, ऑब्वियस ही बात है तुमने फिर, तो फिर ये कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। यानी वो इनडायरेक्ट तो है लेकिन वो किसके काम आ रहा है? दोबारा बोलते हैं, इनडायरेक्ट तो है लेकिन किसके काम आ रहा है? लेकिन अभी आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब भी समझना जरूरी है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बाकी तो आप डायरेक्ट का मतलब समझते हैं, जिसका रिलेशन परचेज से है, प्रोडक्शन से, वो डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पर सभी का रिलेशन किससे है? प्रोडक्शन से। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। आप जैसे ही प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे, यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या पता चलेगी आपको? फैक्ट्री कॉस्ट। दैट इज आफ्टर प्राइम कॉस्ट वी फाइंड फैक्ट्री कॉस्ट। और इस फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIP? वर्क इन प्रोग्रेस। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। जो वैल्यू फाइनली अपने को रिसीव होगी, दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कर लिया नोट? चलो, नॉमिनल तो कोई है, रियल पर्सनल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ नॉमिनल एक्सपेंसेस ही है। ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले बना लो फिर समझ लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको रट गया है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको रट जाएगा 2-3 बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूजुअली 2 कॉलम होते हैं, अमाउंट के और एक यूनिट के। यूनिट्स एंड अमाउंट। अब यूनिट का क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर अपने को उसकी क्वांटिटी गिवन है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर अपने को क्या गिवन होगा? यूनिट, तो अपन किस कॉलम में डाल देंगे? यूनिट कॉलम में। अब जो मैंने आपको पिछले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया था, उसके आखिरी में देखिए अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई किया है ना, बस वो था एक स्टेटमेंट का फॉर्म, ये है उसका अकाउंटिंग फॉर्म। सबसे पहले लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP
यहाँ पे शुरुआत किससे हो जानी है, WIP से। यूनिट है तो यूनिट कॉलम में डाल दें, वरना अमाउंट होगा वो अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑब्लिक indirect manufacturing expenses by प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जब कराऊंगा तब समझेंगे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, the value which is transferable to trading account is nothing but cost of production। एक मारुति सुजुकी लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंसर्न है? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। मारुति सुजुकी लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंसर्न? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, तो मारुति सुजुकी लिमिटेड जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी तो उसकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेजेस आएगा या टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज आएगा या टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा? व्हाई नॉट परचेज? क्योंकि मारुति सुजुकी लिमिटेड ने जो कार बनाकर बेची है वो खरीद कर बेचती तो परचेज आया होता ना। वो तो क्या कर रही है, बनाकर बेच रही है। इसलिए देखिए मैंने कौन सा अकाउंट लिखा है इधर। अच्छा, आप एंट्री क्या पास कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आ रहा है ना ट्रेडिंग, तो आप एंट्री क्या बना रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू मैन्युफैक्चरिंग आ रहा होगा। यानी एक मैन्युफैक्चरर गुड्स खरीद कर नहीं बेचता, गुड्स बनाकर बेचता है। एम आई क्लियर? अगर आपको कभी भी पूछ लिया मैंने रेंडमली कि दो ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूं, देखो जस्ट इमेजिन कि आपके सामने दो ट्रेडिंग है। एक ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेज लिखा है और एक ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक के नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा है। पूछा जाए कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट किसी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है, तो आप बोलेंगे पहले वाला। क्यों? अब दूसरा सवाल मुझे पूछना ही नहीं है, आप समझ गए होंगे कि दूसरा वाला किसका है, मैन्युफैक्चरर का। अंडरस्टूड बेटा? इसे एक बार नोट कर लो, फिर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप टोटल केवल किसका लगाएंगे, अमाउंट का, किसका नहीं लगाएंगे। यूनिट जो है इंफॉर्मेटिव कॉलम है, खाली यूनिट जो है वो एक इंफॉर्मेटिव कॉलम है। इनकी बैलेंसिंग भी नहीं होगी, देख सकते होंगे आप, इधर है फिर इधर है, तो बैलेंसिंग कैसे होगी? तो ओपनिंग WIP था, देख लिया क्या आप सब लोग ने? जगह मिले तो कहीं पे अगर बाय क्लोजिंग WIP भी लिखना। बाय क्लोजिंग WIP, ओपनिंग तो लिखा है तो क्लोजिंग भी लिखना ही पड़ेगा। लिख लिया? चलो अब समझने का काम करते हैं, ये कहानी है क्या।
इस पेन को देखिए जरा, इस पेन को बनाने में 3 चीजों का खर्चा लगा है। सोचिए 3 तरह के एक्सपेंसेस लगे इस पेन को बनाने में। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आप बोल रहे हो वेजेस, क्या हम वेजेस को लेबर का नाम दे सकते हैं? ओके। दूसरा क्या बोले आप? रॉ मटेरियल। तो कैन आई से मटेरियल? हाँ जी, और बोलिए। मशीन और इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, बनाने में मशीन बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोला, यानी कि एक्सपेंसेस। ओके। किसी भी चीज को बनाने में 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता है। फर्स्ट इज मटेरियल या लेबर। ये पहले लेबर बोला वरना जनरली मटेरियल लेबर एक्सपेंस बोले जाते हैं। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग जब सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे सीए इंटर में, तो एक्सपेंसेस को बोला जाता है ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स, यानी कि अदर एक्सपेंसेस। बट अब ये मटेरियल जो है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? आज इसका बर्थडे और ये अपन सबको बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तो इसके बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने और पूरा बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम पूरा खत्म कर देने में 2 लाख रुपए का खर्चा आया। तो कॉस्ट ऑफ बर्थडे पार्टी इज 2 लाख। समझ आ गए? मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूं, उस मूवी को दिखाने में मेरी जेब में 50,000 का खर्चा आया। तो द कॉस्ट ऑफ मूवी फॉर मी इज 50,000। कॉस्ट का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पूरा करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में किसी भी तरह का जो भी खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? कॉस्ट। बात समझ में आ गई? अब ये कॉस्ट जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। मटेरियल की कॉस्ट भी हो सकती है, लेबर की कॉस्ट भी हो सकती है और अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट भी हो सकती है। ये कॉस्ट जो है वो 2 तरह की होती है। एक कॉस्ट जो है डायरेक्ट और एक ऐसी कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? यानी कि मटेरियल की कॉस्ट भी क्या होगी? डायरेक्ट। लेबर की कॉस्ट भी क्या होगी? डायरेक्ट। और एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी कौन से होंगे? डायरेक्ट। तो फिर एक कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की और एक्सपेंसेस की कौन सी हो सकती है? इनडायरेक्ट। अब ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट बनाया आप लोगों ने, ये कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सब बोलिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस आ गया कि नहीं आ गया? सभी तरह की डायरेक्ट कॉस्ट को मिलाकर जो कॉस्ट बनती है उसे क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ गई? फिर देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है? फैक्ट्री ओवरहेड। और सबसे मोटी बात क्या लिखवाई है? इनडायरेक्ट। तो मैंने ये कहा ना कि कॉस्ट दो, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने में जो भी पैसा आपकी जेब में से खर्च हो गया उसे क्या नाम देते हैं? और ये कॉस्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है बेटा। इन तीनों को मिलाकर तो अपन ने कौन सी कॉस्ट का नाम दे दिया? प्लस इन सभी कॉस्ट को मिलाकर अपन नाम देंगे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये और ये मिलकर हमारी मेन कॉस्ट आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब अपने को ये समझना जरूरी है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। शो मी द गिव द कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर को बनाने में कुछ 100 ग्राम का ये प्लास्टिक मटेरियल लगा है। एक कंपनी जिसने भी बनाया है उसने ये कैलकुलेटर बनाने में 100 ग्राम ऑफ मटेरियल काम में लिया होगा। बताइए 2 कैलकुलेटर को बनाने में कितना ग्राम मटेरियल लगा होगा? 10 को बनाने में 1000 ग्राम, 3 को बनाने में, 5 को बनाने में 450। हाँ यार, 5 को बनाने में 450, 6 को बनाने में 550, चलो 525 ग्राम, चलो 10 ग्राम और बढ़ाओ 535 ग्राम या 600 ग्राम। क्यों? क्योंकि एक को बनाने में 100 ग्राम मटेरियल चाहिए ही चाहिए, तो दूसरा एज इट इज बनाने में वापस 100 ग्राम चाहिएगा ना। दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे? ऐसा मटेरियल की कॉस्ट जो डायरेक्टली यूनिट्स के हिसाब से वेरी करती है।
एक को बनाने में 100 ग्राम तो दो को बनाने में 200 ग्राम लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एक वर्कर हायर किया है, इस वर्कर को मैं एक कैलकुलेटर बनाने में 20 रुपए का पेमेंट दूंगा। तो ऐसे दो बनाने में कितना दूंगा? 3 बनाने में, 2000 बनाने में 2000 मल्टीप्लाई 20, 2000 मल्टीप्लाई जो भी रेट होगी वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कौन सी लेबर कॉस्ट है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। इस कैलकुलेटर में ऐसी क्या चिप है कि 2 + 2 करते तो 4 ही आता है, 856 मल्टीप्लाई 4 करते तो इतना ही आता है। ये ऐसे क्या हो रहा है? मतलब हम लोग मैनुअली ट्राई करके देखें तो जो अपने को टाइम घंटे भर में जो कैलकुलेशन आ रही है वो इसने बहुत बड़ी चुटकी में कर दी। इसके अंदर एक चिप लगी हुई है साहब। ये चिप क्या आपने बनाई है? नो सर, ये चिप आपने किसी जापानीज कंपनी की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को काम में लेकर एक कैलकुलेटर आप इंडिया में बना रहे हो। क्या आप बिना उसे रॉयल्टी पे किए ये प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? सोचिए जरा। जिस जापानीज कंपनी के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि जितने कैलकुलेटर आप बनाएंगे आपको हमें 50 रुपए के हिसाब से क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी। बताइए, आपने एक कैलकुलेटर बनाया तो आपने कितनी रॉयल्टी पे करी? 10 बनाए तो 1000, बनाए तो 50,000। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब विचार कीजिएगा, जो रॉयल्टी आप जापानीज कोलैबोरेटर को दे रहे हो, क्या वो उसे मटेरियल का पैसा दे रहे हो? क्या उसे मजदूरी का पैसा दे रहे हो? वो पैसा एक्सपेंसिव कैटेगरी में कवर हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये सभी के सभी आइटम पर यूनिट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब आ जाइए इनडायरेक्ट पे। आपने फर्नीचर की शॉप पे फेविकल की स्मेल आती है, सुना होगा भाई, फेविकल की बहुत बड़ी स्मेल आती है। वो फेविकॉल जो है वो प्रोडक्शन के काम आने वाले है कि नहीं है? कारपेंटर कभी भी यूनिट वाइज फेविकॉल नहीं खरीदते, बकेट्स के बकेट्स खरीदते हैं। और जिस वर्कर का जितना हाथ फेविकॉल की बाल्टी में गया उतना ही उसने लगाया और आगे बढ़, उसने लगाया फिर आगे बढ़। कोई मेजरमेंट तो होता नहीं है, कभी कम लग जाता है तो कभी ज्यादा लग जाता है। बकेट खत्म हो गई, आप दूसरी फिर ले आते हैं। मटेरियल किसके काम आ रहा है? लेकिन क्या वो पर यूनिट मेजर किया जा सकता है? किसके काम आ रहा है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कॉस्ट। बोलिए जरा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कॉस्ट। बात समझ में आ गई क्या? मैंने दूसरे वर्कर को जॉब पे रखा है, इसको तो मैं 50 रुपए पर यूनिट दे रहा था, इसको मैंने कहा तेरे को महीने के 10,000 दूंगा, मॉर्निंग में 9 बजे आना है, इवनिंग में 6 बजे जाना है। अब ये एक दिन में 5 यूनिट बनाए, चाहे एक दिन में 10 यूनिट बनाए, या ये सिर्फ आए और सुबह से लेकर शाम तक बीड़ी पी के चला जाए, मुझे तो महीने के कितने रुपए देने हैं इसको? 10,000। बताओ, उस वर्कर को जो मजदूरी दे रहा हूँ वो भी प्रोडक्शन पे ही दे रहा हूँ ना, बट क्या ये पर यूनिट बेस्ड है क्या? बट रिलेशन किससे है? प्रोडक्शन से। बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। आप भी बोलिए वापस से, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। अंडरस्टूड? मुझे फर्नीचर बनाना है, मुझे कैलकुलेटर बनाने हैं, आई नीड फैक्ट्री, आई नीड अ प्लेस। फैक्ट्री मैंने ले ली साहब, जिसका किराया है एक महीने का 1 लाख रुपए, तो 12 महीने कितना हो गया? 12 लाख। क्या कभी फैक्ट्री का ओनर, जो बिल्डिंग मैंने किराए पे ली, और फैक्ट्री का ओनर और फैक्ट्री में आके देखे जाएगा कि यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है कि ज़्यादा है? उसे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उसे तो अपने पर महीने के 1 लाख से मतलब है कि नहीं? तो चाहे मैं प्रोडक्शन कम करूँ और चाहे मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ या बहुत ज़्यादा करूँ या नहीं करूँ, मुझे तो 1 लाख देना है कि नहीं देना? सोचिए, बिना 1 लाख रुपए के रेंट दिए क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता था क्या? रिलेशन किससे है? मैन्युफैक्चरिंग से। पर यूनिट बेस्ड है क्या? कौन सा? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कौन सा बेटा? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। शायद आपको एक एग्जांपल सामने आ गया है कि जो पर यूनिट बेस्ड खर्चे हैं, चाहे मटेरियल का हो, चाहे लेबर का हो, और चाहे कोई अदर एक्सपेंस हो, अगर पर यूनिट बेस्ड हैं तो सब क्या है? डायरेक्ट। अगर पर यूनिट बेस्ड नहीं है, सब क्या है? इनडायरेक्ट। मैंने इनसे एक मशीन उधार में ली है और मैंने इनसे भी एक मशीन उधार में ली है, इनको मैं मशीन का हायर चार्ज पे करता हूं, महीने का 50,000 रुपए। शी नेवर आस्क कितनी यूनिट आपने बनाई है इस 50,000 को काम में लेके, क्योंकि इसको किससे मतलब है? अपने 50,000। इसने कहा मशीन तो किराए पे दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपने कितनी यूनिट बनाई। मैंने कहा क्यों? बोले आप पर यूनिट बनाने पर मुझे 100 रुपया किराया देंगे।
दिमाग लगाओ, क्या मैं इन्हें लेबर का पैसा दे रहा हूँ? क्या मैं इन्हें मटेरियल का पैसा दे रहा हूँ? मैं इन्हें मशीन किराए पर लेने का पैसा दे रहा हूँ ना? बताइए, मटेरियल है, लेबर है कि एक्सपेंस है? इनको जो मैंने रेंट दिया वो तो है इनडायरेक्ट, और इनको जो मैं रेंट दूंगा वो है डायरेक्ट, क्योंकि पर यूनिट बेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? आसान हो गई बेटे बात, पक्का क्लियर है? 100% क्लियर ना? नाउ अब देखो स्टेटमेंट, मेरे साथ बोलेंगे, पूरा शुरू से बोलिए। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? एड, आराम से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन तीनों का वैल्यू ऐड करने पर क्या आती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कौन सा रॉ मटेरियल है ये? डायरेक्ट, जो मैंने कंज्यूम किया। एड डायरेक्ट वेजेस, और जो मैंने अभी देखो 50 रुपये पे किया था वो कौन सा है? डायरेक्ट। और जो मैंने इसको महीने का 10,000, आगे बढ़ाएंगे डोंट वरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनडायरेक्ट। जो यहाँ पे आएंगे वो कौन सी होगी बेटा? इनडायरेक्ट। है दोनों का रिलेशन किससे? प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से। आगे क्या लिखा है? जो मैं रॉयल्टी पे कर रहा था पर यूनिट वो डायरेक्ट, मैं जो मशीन का किराया पे कर रहा था वो डायरेक्ट, मशीन का किराया इसको जो पे किया था पर यूनिट डायरेक्ट, इनको जो पे किया था वो इनडायरेक्ट, फैक्ट्री का रेंट जो पे किया था इनडायरेक्ट, फैक्ट्री का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन वो क्या है? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर क्या बनती है बेटा? प्राइम कॉस्ट। ये है किसी भी यूज को, प्रोडक्शन को बनाने की जो मेन कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आगे क्या लिख दिया अपन ने? फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, तीनों को मिलाकर क्या लिख देंगे? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलकर क्या बनी? फैक्ट्री। व्हाट इज WIP? जो ना तो रॉ मटेरियल बोल सकते हैं और ना ही उसे फिनिश्ड गुड्स मान के कंज्यूम कर सकते हैं या बेच सकते हैं, तो जो बीच का स्टेज रह गई उसे क्या नाम देते हैं अपन लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। एक कंपनी ने सोप बनाने का काम करती है और उसने सोप्स तो बना दिए हैं बट उन्हें अभी पैकिंग मटेरियल में पैक करके बाहर भेजना बाकी है। तो जो पैक्ड हो चुके हैं वो तो क्या है? फिनिश्ड। जो केवल साबुन बना हुआ है और अभी उनके रैपर्स अलग पड़े हैं वो सब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ में आ गई? आप एक उसमें गए हैं फैक्ट्री, यहाँ पे फर्नीचर बनाने का काम चल रहा है, आपने देखा सोफा सेट एकदम रेडी टू सेल है, वो कौन सा है? फिनिश। लकड़ियाँ अलग से पड़ी है, वो है रॉ मटेरियल। वो क्या है? रॉ मटेरियल। सोफा सेट का डिजाइन हो चुका है, उस पर गद्दे लग चुके हैं लेकिन फिनिशिंग का काम बाकी है, कौन सा है? तो फैक्ट्री कॉस्ट में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करें, क्लोजिंग WIP लेस करें, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन होगा तो यही हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? नहीं तो देख के बोलना। सबसे पहले क्या लिखा था अपन ने? फटाफट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डिफाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम, एड indirect direct wages or direct expenses, we get prime cost। all indirect manufacturing expenses, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी नाम देते हैं। इनडायरेक्ट में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, और कौन से मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो कि पर यूनिट बेस्ड नहीं है, सब क्या आ जाएंगे? इनडायरेक्ट। दोनों को मिलाया तो फैक्ट्री कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कोई ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP गिवन नहीं है, देन आवर फैक्ट्री कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अदरवाइज है तो फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एड, क्लोजिंग स्टॉक WIP लेस, वी विल गेट अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, तो देखो शुरुआत किससे हुई? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वगैरह जितने भी हैं। लास्ट में क्या लिखा मैंने इधर? बाय प्रोडक्ट। ये क्या होता है बाद में देखेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, वी विल गेट जो वैल्यू अपन ने इन यूनिट्स की, जो कि अपन बनाकर, अच्छा आप ट्रेडिंग किस में करेंगे? आधी अधूरी गुड्स में या बनी हुई गुड्स में? तो बेचने का काम किस में होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में होगा? अरे ट्रेडिंग में शोरूम में माल नहीं आएगा तो बेचोगे कहाँ से? और एक मैन्युफैक्चरर के लिए शोरूम में माल कहाँ से आता है? फैक्ट्री से या सीधे से बायर सेलर से? फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री के लिए तो क्या बना हुआ है?
फैक्ट्री के लिए क्या बना हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्री से निकलकर कहाँ जा रहा है? शोरूम में। तो शोरूम मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से निकल के कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर कहाँ जाएगा? बात समझ में आ गई? पक्का? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 7.61। 7.61 इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये घर से करेंगे, वर्बली मैं समझाता हूँ एक बार। पेज नंबर 7.61 इलस्ट्रेशन नंबर 1। 1 lakh units were produced in a factory. Per unit material cost was rupees 10. Per unit labor cost was rupees 5. That apart, it was agreed to pay royalty at the rate rupee 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied the टेक्नोलॉजी। बेटा ये तीनों ही एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट नेचर के दिखाई दे रहे हैं क्या? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितनी यूनिट्स हैं? कितना है पर यूनिट? 1 लाख मल्टीप्लाई 10 बोले तो 10 लाख। लेबर यानी वेजेस कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख आ गया क्या? और रॉयल्टी क्या होता है? मटेरियल होता है क्या? रॉयल्टी वेजेस होती है? जो एक्सपेंस है कौन सा है? वो भी डायरेक्ट नेचर का है। कैसे पता चला डायरेक्ट है? 1 लाख मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 3 लाख। क्या टोटल 18 लाख आ गया क्या? क्या इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन था? मान लो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि क्वेश्चन में लिखा आता है आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड फैक्ट्री रेंट इज 2 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख से और बढ़ जाएगा बेटा। तो आप 18 लाख की प्राइम कॉस्ट में 2 लाख रुपए का इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके 18 प्लस 2 20 लाख बता सकते हो ना? फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में 2 लाख ऐड होंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? और अगर कोई क्लोजिंग WIP ओपनिंग नहीं है तो यही फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख की क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बी ऑनेस्ट। समझ आ रहा है आपको? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2। मिस्टर विमल runs a factory which produces soaps। यहाँ सोप की जगह कुछ और आना चाहिए था ना? विमल। Mr. Vimal runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activity for the year ended on 31st March 2020. Opening WIP given है बेटा मुझे क्वेश्चन में, that is 10,000 units। कितने वैल्यू है उसका? 16,000। क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000, जिनकी कीमत कितनी है? 20,000। Opening inventory of raw material is 170, closing inventory of raw material is 190। परचेज, ये क्या परचेज करते हैं? रॉ। वेरी गुड। ये क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल। ये ट्रेडर थोड़ी है जो गुड्स खरीदेंगे, ये जो भी खरीद रहे हैं वो उनके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। हायर चार्ज ऑफ मशीन एट द रेट ₹60 पर यूनिट गिवन है क्या? डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? ओके। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री इनडायरेक्ट। क्यों? पर यूनिट गिवन नहीं। ओके। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, 80 पैसा दो देंगे पर यूनिट मैन्युफैक्चर पे और 40 पैसा देंगे क्लोजिंग WIP पे। क्या बोलता है? 80 पैसा तो देंगे जो यूनिट पूरी तरीके से बना दोगे उस पर तो देंगे 80 पैसे, और जो आधी अधूरी बना के छोड़ोगे साल के एंड में उस पर कितना देंगे? 40 पैसा पर यूनिट। क्लोजिंग WIP बोल रहा है ना? WIP मतलब जो अभी तक पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट। एंड हाउ मेनी यूनिट्स हैड प्रोड्यूस्ड? 5 लाख बनाई जा चुकी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। करें हम लोग शुरू? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। In the books of Vimal, manufacturing account for the year ended
31st March 2020. Now listen me very carefully. क्या इस क्वेश्चन में मुझे यूनिट्स के बारे में पता था क्या? मुझे क्वेश्चन पढ़ने पढ़ते पता चल गया कितना यूनिट है कितना नहीं है? तो बेटा ध्यान रखना है कि अपने को कौन सा कॉलम बनाना ही है. एक अमाउंट के साथ साथ किसका कॉलम बनाएंगे? यूनिट्स का. कल को आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट को लेकर कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप यूनिट का कॉलम नहीं बनाकर आए तो भी चलेगा, या भूल गए बनाना तो भी चलेगा. लेकिन क्वेश्चन में यूनिट की जानकारी थी तो आपको क्या बनाना ही पड़ेगा? यूनिट का कॉलम. आर यू डन विद द फॉर्मेट? फटाफट कंप्लीट करो. ये लाइनें खींचने का काम तो फटाफट कर लेगा. अब आप पहली बार ये अकाउंट बना रहे हो ना, अपनी कॉपी में देखिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बिगनिंग किससे होती दिखाई दे रही है? ओपनिंग लिखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. कितना यूनिट है? 10,000 है क्या? दिस इज 10,000 यूनिट. कितने रुपीस की है? 16,000. ओके, बताइए फॉर्मेट में आपके आगे क्या लिखा हुआ है? लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. नाउ लिसन, वी हैव टू ऑप्शंस. या तो अपन वर्किंग नोट बनाकर रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखें, या फिर वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. आई सजेस्ट क्या बना दो? वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. फॉर्मूला याद है इसका? क्या था? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,70,000 एंड 8,20,000. टोटल कितना हो गया? 990 हो गया बेटा. इसमें से क्या लेस कर दें? क्लोजिंग स्टॉक 190. टोटल बोलिए. आ गया 8 लाख. दिस इज 8 लाख. अब क्या लिखेंगे? देखो डायरेक्ट वेजेस के बारे में कुछ कैलकुलेशन बोल रहे हैं क्या? तो इसका भी क्या बनेगा? एक वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. बताइए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी है और कितना पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर पे दे रहा है? 80 पैसा ना? हाँ मतलब 0 पॉइंट मतलब 80 पैसा हो गया. तो ये 4 लाख हो गया बेटा. और क्लोजिंग WIP पे 40 पैसा पर यूनिट. देखिए ऊपर ही ऊपर आपको सेकेंड लाइन में क्लोजिंग WIP की यूनिट 12,000 गिवन है. 12,000 गिवन बेटा. तो 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 पैसे पर यूनिट. 0.40 रुपये बोलूँ या 40 पैसे बोलूँ एक ही बात होगी. 4,800. टोटल हो गया 4,04,800. एनी डाउट? एनीवन? इजी है एकदम. दोबारा बोलो एक बार ये.
इसमें बोला था 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है, तो जितनी यूनिट बना दी गई है वही मैन्युफैक्चर्ड होती है ना। 5 लाख मल्टीप्लाई 80 पैसे हुए तो 4 लाख, और क्लोजिंग WIP कितनी यूनिट है 12,000, और 40 पैसा तो 12,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया 4,800, टोटल हो गया 4,04,800। एम आई क्लियर? $4,04,800 अंडरस्टूड। अच्छा, इसके बाद में क्या आते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी या मुझे क्लियरली मेंशन? डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही तो है बेटा, और वो क्या है? नहीं नहीं, हायर चार्ज ऑफ मशीन, हायर चार्ज है ना, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, जो कितना है 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 60 पैसा कर दो 3 लाख आ जाएगा क्या? बोलिए। नाउ इसके बाद एज पर फॉर्मेट अपने को क्या चाहिए, या फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं दो तरह के, एक तो कौन सा है हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, और एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, जो कितने रुपए की है 2,20,000। मेरे से बेटा कोई डाउट है तो मेरे से बोलिए, कोई डाउट है? जहां पर भी कंफ्यूजन हो वो तुरंत बोल देना। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, बेटा मैंने इसे डायरेक्ट क्यों नहीं माना है, मुझे पर यूनिट बेस्ड कोई भी खर्चा गिवन नहीं था इसमें, एंड ऐड क्या कर दे इसके अंदर अपन लोग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाउ मच? क्या ये टोटल 4 लाख हो गया? डन। 4 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी बाय प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था क्या? तो एज पर अवर फॉर्मेट बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। बताइए यूनिट कितनी है 12,000, इसकी कीमत कितनी है 20,000। इधर देखो, इनके टोटल में से वो वाला टोटल जैसे ही लेस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उन 5 लाख यूनिट की कॉस्ट निकल कर आएगी जो बनकर एकदम रेडी है, जिसे हम इस साल बेचने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड। बाय क्या लिखे बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी यूनिट की कॉस्ट है जो इस साल बनकर तैयार हो गई। अच्छा, यूनिट कॉलम में तो कितना ही आएगा 5 लाख, और मैंने कहा था ना आपको टोटल नहीं लगाना है, बैलेंसिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये केवल किसके लिए है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। गिव मी द टोटल ऑफ डेबिट साइड फर्स्ट। 19,20,800, तो 20,000 लेस कर दो तो 19,08,000 होगा क्या? बोले नहीं आप लोग? क्या हो गया, क्या देख रहे हैं, देख लिया?
क्लियर? समझ में आ गया सभी को? एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग मुझे आंसर्स देंगे मेरे क्वेश्चंस का. कोई गलती होगी तो आई विल रेक्टिफाई. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, पेज नंबर 7.69. हाँ जी, देखिए क्या लिखा हुआ है. मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री which produces motor spares of export quality. The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended on 31st March 2020. साथ साथ बताते चलिए जाना कि मैन्युफैक्चरिंग के डीआर में आएगा कि सीआर. डब्ल्यूआईपी ओपनिंग कहाँ आएगी? क्लोजिंग. अच्छा, रॉ मटेरियल का परचेज है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न है, इनडायरेक्ट. तो बेटा ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग और माइनस रिटर्न भी कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा. ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आएगा? वेजेस डायरेक्ट तो जाएगा वो प्राइम कॉस्ट वाले में, है ना, और इनडायरेक्ट जाएगा वो अपने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में. अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस से आगे क्या लिखा हुआ है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. मतलब अपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने को ऑलरेडी गिवन है. लेकिन जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री शेड है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट. तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. दो वर्किंग नोट बनाएंगे एक्चुअली. एक तो बनेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का और एक बनेगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का, क्योंकि इसमें रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन के अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल और जो ऊपर इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है वो भी ऐड होंगे. ये लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अभी देखते हैं क्या होता है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020. अभी 1:40 हुआ है. मतलब देखते हैं अपन कितने मिनट में आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे. फटाफट लिखो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. In the books of Mr. Pankaj, in the books of Mr. Pankaj, manufacturing account. In the books of Mr. Pankaj, manufacturing account for the year ended 31st March 2020. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी यूनिट्स गिवन है क्या? अब आप आदतन अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के साथ साथ यूनिट का कॉलम बना दें तो भी गलत नहीं है, ना बनाए तो भी गलत नहीं है. मत बनाइए, सीधे बना दीजिए पार्टिकुलर्स और अमाउंट. तो मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत जो है वो सबसे पहले किससे होगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी. मैंने कहा था याद हो जाएगा धीरे धीरे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, दिस इज ₹3,90,000. इसमें डेबिट में क्या लिखेंगे आप? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसका क्या बनाएंगे बेटे? वर्किंग नोट. टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ. नीचे बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा जरूरत नहीं. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओपनिंग स्टॉक 3,02,000. ओपनिंग स्टॉक 3,02,000. एड परचेजेस 12,10,000. थोड़ा जल्दी लिखो. एड परचेजेस
ये है बेटा 12,10,000। टोटल कितना हो गया? 15,12,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी लेस होगा और रिटर्न भी लेस होएगा ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 3,10,000 रुपए का और रिटर्न भी लेस हो जाएगा। भाई रिटर्न मटेरियल जितना खरीदा उसमें रिटर्न जितना कर दिया, बचा जो जो अपन ने कंज्यूम नहीं किया वो कंजम्पशन का पार्ट भी नहीं बनेगा। बताइए जरा, नेट में आंसर कितना आ रहा है? 11,84,000। करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर आया 11,84,000 रुपीज। ये बाहर अपन ने जो वर्किंग नोट बनाया था ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लीजिए, टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम वर्किंग नोट नंबर 1 11,84,000 रुपीज। लिख लिया? अब रॉ मटेरियल के बाद में क्या आती है? डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है क्या डायरेक्ट वेजेस? अच्छा दोनों लिखो या केवल डायरेक्ट? लिख लीजिए, टू डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। 2,10,000 और वेजेस के बाद में कौन से एक्सपेंस आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है बेटा? लिख लो, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके बाद में कौन से एक्सपेंस आएंगे? इनडायरेक्ट। करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब इसका बनाओ एक वर्किंग नोट। मैडम, डायरेक्ट वेजेस इज अनदर पोर्शन, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस का एक अलग हेड बनेगा, जिसके लिए अपन बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, है ना? वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं वो सब कवर कर लो। सबसे पहला खर्चा कौन सा दिख रहा? सबसे पहला, करेक्ट, लिखो इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है 16,000 का। फिर इनडायरेक्ट वेजेस कितने की है? 48,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 2,30,000 रुपए का। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, depreciation on factory shed is 40,000 and depreciation on plant and machinery is rupees 60,000. टोटल वैल्यू बताओ। 3,94,000। तो जो अपन मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बना रहे हैं उसके डेबिट में लिख लें। $394 आ गया बाहर। अच्छा देखिए, डेबिट के सारे आइटम कवर हो गए एज पर फॉर्मेट। एज पर फॉर्मेट 3 बातें आती हैं, फॉर्मेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाय प्रोडक्ट, क्लोजिंग WIP और ट्रेडिंग ना। क्या मुझे इस क्वेश्चन में दिया है बाय प्रोडक्ट? लिखो बाय, बाय प्रोडक्ट, बाय के बाद इन्वर्टेड कॉमा में बाय प्रोडक्ट। बस अभी वही बताने वाला हूँ। आज तेरा फुल ध्यान पढ़ाई में, तेरे को पता है आज तेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में है। बाय, बाय प्रोडक्ट कितना रुपीज है? देखो 20,000 रुपये। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP,
कितना है 5,07,000 ना। अब पहले फटाफट डेबिट का टोटल लगा। डेबिट का टोटल है 23,08,000। इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल देखें, लेस करें। फिर से टोटल लगा 17,81,000। ये है इस साल की बनाई हुई उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कि पूरी तरीके से बन चुकी है। क्या लिखते हैं अपन इधर? लिखो बाय ट्रेडिंग, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 17,81,000। फिनिश हो गया ये वाला। अब ध्यान सुनिए, 17,81,000, 17,81,000, 1781। ठीक है बेटा। अब मेरे दो क्वेश्चन आएंगे, फटाफट जवाब देना। अगर इस क्वेश्चन में ये बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा होता तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,01,000 रुपए की होती। क्या सुने नहीं आप लोग मेरी बात? सुनो एक बात, अगर क्रेडिट साइड में बाय प्रोडक्ट वाला 20,000 नहीं होता, जो फिलहाल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 17,81,000, वो डेफिनेटली 18,01,000 आ रही होती। तो कैन वी से कि बाय प्रोडक्ट आ जाने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है कि नहीं हो गया? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट? आपके घर में जब दूध गर्म होता है और गर्म होने पर उसमें मलाई आ जाती है, या तो वो मलाई कंज्यूम हो जाती है, या घर में मम्मी की बेसिकली एक आदत होती है कि वो क्या करेंगी, उस मलाई को इकट्ठा करते जाएंगे और वो फ्रिज में रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और जब उसमें एक एम्पल क्वांटिटी हो जाएगी मलाई की इकट्ठी, तो वो उसे क्या करती है, वो ग्राइंड करती है और उससे क्या निकालने का काम करती है? मक्खन या घी निकालने का काम करती है। ध्यान सुनिएगा, दैट मलाई इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं उसे? उससे क्या निकाला जाने का काम हो रहा है? घी। घी इज अवर मेन प्रोडक्ट। घी इज अवर मेन प्रोडक्ट। और उस घी निकल जाने के बाद में जो भी कुछ बचता है उसे छाछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? छाछ भी कंज्यूमर आइटम है कि नहीं? अब ये तो हमारे घर की बात थी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं और जहाँ पे घी बनता है, छाछ बनती है, बेटा जो घी होता है वो तो क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट। और जो मेन प्रोडक्ट के बाद में जो छाछ बच गई, वो भी तो बेचकर वो पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? तो उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जब किसी भी मटेरियल से आप किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं और उस प्रोडक्ट के बनाने की प्रोसेस के दौरान कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बन जाए जो मार्केट में उसकी क्या होती हो, कोई कीमत, हम उसे नहीं काम में लेंगे, लेकिन हम उसे बेचकर क्या कर लेते हैं? पैसा कमाते हैं, या फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? जैसे जो क्रूड ऑयल है, उससे पेट्रोल डीजल साफ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, लेकिन जो कच्चा तेल अच्छे से साफ नहीं हो सका, जो पेट्रोल डीजल की तरह नहीं बेचा जा सकता, वो मार्केट में केरोसिन बनकर आता है। मार्केट में वो उससे मार्केट डामर भी बनाया जा सकता है। तो जो इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्रूड ऑयल को मतलब निकाल रही है, उनका स्टोरेज कर रही है, उनसे पेट्रोल डीजल बनाने का काम कर रही है, उनके लिए ये केरोसिन हो गया, फिर ये जो डामर वगैरह हो गया, ग्रीस वगैरह हो गई, ये सब कौन सा प्रोडक्ट है? बाय प्रोडक्ट। वो उनके काम का नहीं होगा, लेकिन किसी और के काम का होगा कि नहीं होगा? तो वो बेचकर क्या करती हैं? अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर अपने को इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट गिवन नहीं होता तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती? 18,01,000। यू अंडरस्टूड नाउ कि 18,01,000 हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बेचकर अपने को क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी रिड्यूस हो गई। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ बोले। नहीं, कैसे निकालेंगे? बाय प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? मेरी तरफ से फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है, बस आप सुन दो लोग। दो क्वेश्चन जो अपन ने किए उनको एक बार 5-7 मिनट देख के रिवाइज कर लेंगे। आज तो इधर से लिए मैंने।